नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान। इस बार दिल्ली में परिवर्तन की लहर, कहा दिल्ली में 10 साल रहा आपदा सरकार का राज। आम बजट में उत्तराखंड को मिली विशेष सौगात। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा केंद्रीय बजट 2025-26 से उत्तराखंड के रेल नेटवर्क को मिलेगी रफ्तार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की उत्कृष्ट छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित। इंटर कॉलेज डोभालवाला देहरादून में प्रमाण पत्र के वितरित। मंत्री गणेश जोशी ने की नई शिक्षा नीति की सराहना। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के दिए निर्देश। फसल बीमा योजना 2023-24 के तहत मुआवजा देने के दिए निर्देश। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। और देहरादून में युवाओं को सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। सेना में युवाओं को भर्ती देने के नाम पर लाखों रुपए की कर चुका है ठगी। कब्जे से आए फर्जी कार्ड और ड्रेस बरामद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है आम बजट में उत्तराखंड को मिली बड़ी सौगात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आम बजट में उत्तराखंड को विशेष सौगात दी गई है। सीएम धामी ने उत्तराखंड वासियों की ओर से जताया पीएम मोदी का आभार। केंद्रीय बजट 2025-26 उत्तराखंड के रेल नेटवर्क को मिली रफ्तार। रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा आवंटित बजट। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से प्रदेश वासियों को मिलेगा लाभ। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन को और तीर्थाटन के खुलेंगे नए द्वार। उत्तराखंड की ओर से सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाएगा बजट, ये कहना है सीएम धामी का। निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला देहरादून में राज्य और जिला स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मेरी विधानसभा में कोई भी छात्र नीचे नहीं बैठेगा। हमने सुनिश्चित किया है कि 100% छात्र कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ाई करें। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहां के कितने लोग शिक्षित हैं। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नैतिकता और चरित्र निर्माण की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिसमें वे एक अच्छे नागरिक बन सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विद्यालय के लिए खेल सामग्री और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भरोसा भी दिलाया है। में अपने जन्मदिन पर एक सप्ताह का हम सेवा सप्ताह मनाते हैं, क्योंकि इस बार हम चुनाव में व्यस्त थे। तो मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा, मेरी बेटी द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और आज दिल्ली से आने के बाद मेरे गृह क्षेत्र का विद्यालय यहाँ पर केंद्र की मदद से यहाँ के जो गरीब व कमजोर बच्चे हैं जिनको उसकी आवश्यकता है, उनको स्वेटर वितरित की। इस अवसर पर मैंने कहा कि अपने स्वर्गीय पूर्व पिताजी की स्मृति में हम यहाँ के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति चेक भी देंगे। और इस विद्यालय की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, इस क्षेत्र का जन सेवक होने के नाते मैं उसको पूरी करूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये विद्यालय देश का नंबर 1 विद्यालय बने, इसके लिए मेरी कोशिश। एसटीएफ देहरादून की टीम ने एक फर्जी आर्मी अफसर को गिरफ्तार किया है जो सेना में युवाओं को भर्ती देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि
इंटेलिजेंस ने एसटीएफ को सूचना दी कि देहरादून में एक युवक सेना की वर्दी में घूम रहा है, जो युवाओं को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने सबूत इकट्ठा करते हुए फर्जी सेना के अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रमोद कुमार निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल, सेना का फर्जी आई कार्ड और सेना की कई ड्रेस बरामद हुई। पूछताछ में प्रमोद कुमार ने एसटीएफ को बताया कि युवाओं को सेना में भर्ती कराने के नाम पर उसने कई युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की है। एसएसपी एसटीएफ ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी ग्राउंड में नेशनल गेम्स के दौरान कर्नाटक की महिला खिलाड़ी यमुना गंभीर रूप से घायल हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान तेज रफ्तार गेंद यमुना के मुंह पर लगी, जिससे उन्हें गहरी चोट आई है। घटना के तुरंत बाद मेडिकल टीम ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के कारण मुकाबला कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर खेल दोबारा शुरू हुआ। आयोजकों ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और मेडिकल सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। पिथौरागढ़ में किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले युवक को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पिथौरागढ़ की एसपी रेखा यादव ने बताया कि 2 नवंबर 2024 को क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। आरोपी का नाम पीयूष वर्मा है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू की, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। कभी लखनऊ, कभी अमृतसर तो कभी अन्य शहरों में लगातार छिपता रहा। पुलिस भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती रही। इसी कड़ी में पुलिस ने मध्य प्रदेश से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 20 जनवरी 2025 को कोतवाली में वादी द्वारा तहरीर किया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ शारीरिक शोषण किया गया है। इस घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा टेक्निकल एंड मैनुअल इनपुट पर कार्य करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए गए। क्योंकि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु जगह बदलते हुए विभिन्न जगह जैसे कि लखनऊ, बिहार, अमृतसर, करनाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि भ्रमणरत रहा। मध्य प्रदेश से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। काशीपुर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने एसएसपी कार्यालय में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ समस्या का एसएसपी ने मौके पर ही निस्तारण किया। एसएसपी ने बताया कि पीड़ितों की फरियाद सुनने का प्रत्येक मंगलवार को समय तय किया गया है। प्रत्येक मंगलवार को फरियादियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को किसी भी फरियादी की फरियाद को अनसुना न करने के निर्देश दिए और साथ ही फरियादी की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने को कहा है। जनपद में एसएसपी महोदय ने आते ही एक निर्धारित किया था फरियादियों की सुविधा के लिए, क्योंकि जसपुर से लेकर के और बाजपुर के बीच में काफी दूरी हो जाती है रुद्रपुर मुख्यालय पे जाने में, कि प्रत्येक मंगलवार के दिन यहाँ पे काशीपुर जो हमारा एसपी ऑफिस है वहाँ पे सर के द्वारा फरियादियों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसकी जन सुनवाई की जाएगी। तो लगातार वो अभी भी कंटिन्यू है और उस संबंध में अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग आते हैं और पीड़ित को तुरंत मौके पे ही उनकी समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी कारण से अस्पष्टता की स्थिति रहती है, तो चूंकि यहाँ पे सभी थाना प्रभारी जिम्मेदार अधिकारी भी रहते हैं, तो वहीं पे सर का निर्देशन मिल जाता है और त्वरित जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है। आज भी लगभग 33 लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को सर के सामने रखा है, जिसमें से मैक्सिमम समस्याओं का निस्तारण हुआ है। कुछ समस्याएं जांच के अंतर्गत रखी गई हैं, उनका भी शीघ्र जो मेरिट होगा उसके हिसाब से उसका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 7.70 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक बरामद होने पर पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस सख्त चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में
आईडीपीएल चौकी प्रभारी गोल चक्कर के निकट वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन सवार पुलिस को दिखाई दिया। चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया तो वाहन सवार विपरीत दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया और वाहन सवार को कुछ दूरी पर रोक लिया। तलाशी लेने पर वाहन सवार के कब्जे से स्मैक बरामद हुई है। कोतवाल ने बताया कि तस्कर की पहचान अनिल नाथ निवासी सर्वहारा नगर के रूप में हुई है। तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी को पुलिस ने जब्त में कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। नगरपालिका द्वारा साइकिल रिक्शा के स्थान पर गोल्फ कोर्ट का संचालन किए जाने को लेकर मजदूर संगठन को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गोल्फ कार्ट संचालन को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए डीएम द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है, लेकिन मजदूर संगठन द्वारा निजी कंपनी की मनमानी करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज उप जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद मजदूर संगठन उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ ही व्यापार मंडल के बीजेपी नेताओं के साथ वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूर संगठनों ने निजी कंपनी पर बाहरी लोगों से गोल्फ कार्ट संचालन करवाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी द्वारा मजदूर संगठनों को आश्वस्त किया गया है कि गोल्फ कार्ट का संचालन मजदूर संगठन द्वारा ही किया जाएगा और जो भी इसमें कमियां रह गई हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा। चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है और कुछ चीजों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कंफ्यूजन्स थे और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्राट लोग भी बैठे हुए थे। तो चीजें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चली आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। जो गोल्फ कोर्ट कार का संचालन मजदूर संघ को यहाँ पे दिया गया, वो संचालन मजदूर संघ को करना था, मजदूर संघ को ही प्राथमिकता मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बीच में आती है जो अपने लोगों को गोल्फ कोर्ट कार संचालन दे देती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और पहले भी विरोध किया है और आगे भी विरोध करेंगे। पत्रावली नहीं बनी है, हमने तो मांगा है 121 रिक्शा लोगों को, रिक्शा श्रमिकों के लिए रोजगार। तो वहीं एसडीआरआरयू की एनसीसी कैडेट आकृति रावत ने विश्वविद्यालय के साथ साथ उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। उत्तराखंड की बेटी आकृति रावत ने गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट महंत देवेंद्र दास महाराज ने विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें 51,000 रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया है। इस अवसर पर महंत देवेंद्र दास महाराज ने आकृति रावत को इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि बेटियों को और बढ़ावा देने के लिए हर संभव पहल की जानी चाहिए। ऐसी बेटियां युवाओं के लिए रोल मॉडल और पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। आकृति रावत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का एक सार्थक उदाहरण भी है। आकृति रावत की उपलब्धि पर एसडीआरआर विश्वविद्यालय परिवार गौरवान्वित है। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों व छात्र छात्राओं ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की है। आकृति रावत वर्तमान में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून में मनोविज्ञान की छात्रा हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड निदेशालय का प्रतिनिधित्व किया, जिससे पूरे प्रदेश को गर्व की अनुभूति हुई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023-24 के किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों को फसल बीमा भुगतान में हो रही देरी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल बीमा भुगतान में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने सचिव कृषि को मुआवजा वितरण में हुई देरी के कारणों की जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारीगण पूरी गंभीरता से कार्य करें ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। कृषि मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को उनका हक समय पर मिले और भविष्य में इस प्रकार की समस्या न हो जाए, सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर तैनात एवं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से समाज में नया परिवर्तन ला रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए उनकी कविताओं और गीतों को लोग बेहद पसंद करते हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री की पहल शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड देवभूमि आओ को लेकर मनमोहक गीत गाया है। आइए अब आपको सुनाते हैं भूपेंद्र बसेड़ा का एक गीत। बद्रीनाथ जी ज्योतिर्मठ विराजे, बाबा केदारनाथ ऊखी मठ पधारे। श्री बद्रीनाथ जी ज्योतिर्मठ विराजे, बाबा केदारनाथ ऊखी मठ पधारे। गंगोत्री मैया मुखवा पधारी, खरसाली में माता यमुना हमारी। खरसाली में माता यमुना हमारी। 12 महीने अब खुले हैं कपाट, शीतकाल यात्रा की हो गई शुरुआत। दर्शनाभिलाषी दर्शन सुख पाओ, देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ। आओ जी आओ, दर्शन सुख पाओ, देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ। आदि कैलाश ओम पर्वत शिव धाम है, जागेश्वर बागेश्वर और कैंची धाम है। जय मां पूर्णागिरी, कौसानी बिनसर मुक्तेश्वर नैनीताल है। मानस खंड नैना विराम बेमिसाल है। 12 महीने अब खुले दरबार। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। भोजन व्यवस्थाओं का भी किया अवलोकन। खिलाड़ियों को परोसा भोजन, बैठकर खिलाड़ियों के साथ भी किया भोजन। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे अनेकों राज्य के खिलाड़ियों से बात कर बढ़ाया हौसला। शूटिंग रेंज का भी किया अवलोकन। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की हुई अच्छी शुरुआत, ये कहना सीएम धामी का। सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं, ये सरकार का प्रयास। खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर सुविधा का किया प्रयास। राष्ट्रीय खेलों का अनुभव राज्य के लिए कारगर होगा साबित। हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खान पान के हिसाब से करी भोजन व्यवस्था। दिल्ली में भी सीएम धामी राष्ट्रीय खेलों के बारे में अधिकारियों से ले रहे थे पल पल अपडेट। देखिए, राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। इसका एक अच्छा समापन भी होगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो, उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा खेल विभाग भी करेगा, अन्य विभाग भी करेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए हमने कहा है कि अभी मैंने स्वयं उनके साथ भोजन भी किया और सभी प्रकार का भोजन बना हुआ है और ये भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जिस राज्य के हैं, जिस प्रकार का उनको भोजन चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको उसी प्रकार का भोजन भी प्राप्त हो, जिससे कि वो पूरी तरह से मन लगाकर यहाँ खेलें और एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर जाएं। और देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेल भूमि बन रहा है उत्तराखंड। ये बड़ी खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को मिल रही विश्व स्तरीय सुविधाएं। धाकड़ धामी के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में है 38वें राष्ट्रीय खेलों की धूम। राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का
सिंह धामी लगातार बढ़ा रहे हैं हौसला। परेड ग्राउंड बैडमिंटन कोर्ट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का किया अवलोकन। मेडल पहनाकर विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। विजेताओं को सीएम धामी ने दी बधाई और शुभकामनाएं। तो बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। खेलों से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी के नेतृत्व में अब खेल भूमि बन रहा है उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को मिल रही है विश्व स्तरीय सुविधाएं। धाकड़ धामी के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में है 38वें राष्ट्रीय खेलों की धूम। तो देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी के नेतृत्व में खेल भूमि बन रहा उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को मिल रही है विश्व स्तरीय सुविधाएं। धाकड़ धामी के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में है 38वें राष्ट्रीय खेलों की धूम। राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का धामी लगातार बढ़ा रहे हैं हौसला। और देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। इस बार दिल्ली में परिवर्तन की लहर, पूरे देश में लोग दे रहे डबल इंजन सरकार को प्राथमिकता है। कहना सीएम धामी का, इस बार बनेगी डबल इंजन की सरकार। 10 साल रहा आपदा सरकार का राज। आपदा सरकार में नहीं हुए कोई विकास कार्य। आपदा सरकार के वादे खोखले साबित नहीं हुई। यमुना की सफाई, प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सभी जा चुके हैं जेल। अभी भी माननीय अदालत में चल रहा है मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। और यह बयान उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और दिल्ली में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। पूरे देश में लोग डबल इंजन की सरकार को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसी कड़ी में अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। दावा किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही कहा कि 10 साल आपदा सरकार का राज रहा है। आपदा सरकार में नहीं हुए कोई विकास कार्य। आपदा सरकार के वादे खोखले साबित हुए हैं। इसी के साथ यमुना की सफाई व्यवस्था को लेकर भी सीएम धामी ने बयान जारी किया है। जिस तरह से दिल्ली में यमुना का जो हाल है, उसे लेकर सीएम धामी ने कहा कि अभी तक यमुना की सफाई नहीं हुई है। वादा किया था यमुना सफाई का, लेकिन अपने वादों से केजरीवाल सरकार पलटती दिखाई दी है। प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाई दिल्ली। भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सभी जा चुके हैं जेल। अभी भी माननीय अदालत में चल रहा है मामला। तो सीएम धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बयान जारी किया है। साथ ही दावा किया है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है और पूरे देश में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, उसी तरह से इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की जनता प्राथमिकता देगी। इसी के साथ उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि 10 साल रहा है आपदा सरकार का राज। आपदा सरकार में नहीं हुए कोई विकास कार्य। आपदा सरकार के वादे खोखले साबित हुए हैं। यमुना की सफाई तक नहीं हुई है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वायदा किया था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार के मामले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सभी जा चुके हैं जेल। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहां पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए हैं। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को
वो जो है अपना नहीं समझते, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहां हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था, इन्होंने एक आवाज भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूख गया। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार यह भी सवाल कर रही है वोट करने से पहले कि आखिर उस समय में इन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।